नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में ईडी रेड, ममता की एंट्री और फाइलों पर बवाल की। वहीं पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का मैदानी इलाकों में पड़ने वाले असर पर भी हम खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात अमेरिका के सेक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ताजा घटनाक्रम काफी उथल पुथल भरा है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कड़ा रुख और सरकारी फाइलों को लेकर छिड़ा विवाद राज्य की राजनीति में नए टकराव की ओर इशारा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है आईपैक, जहां पड़ा छापा। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपैक की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपैक रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक जैन के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाई। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। ईडी रेड, ममता की एंट्री और फाइलों पर बवाल। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को बीजेपी और अमित शाह की साजिश बताते हुए टीएमसी की चुनावी रणनीति चोरी करने का आरोप लगाया है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। जहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं, वो फर्म ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़ी है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ईडी ने जैसे ही फर्म पर छापेमारी की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। छापेमारी पर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ईडी पर टीएमसी की चुनावी रणनीति को हाईजैक करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी टीएमसी की चुनावी रणनीति और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने की कोशिश कर रही है। फाइलों पर बवाल क्यों? जांच एजेंसियों का आरोप है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय या संबंधित विभागों से गायब कर दी गईं। उन्हें सहयोग के नाम पर साझा नहीं किया जा रहा है। ईडी का दावा है कि कुछ फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई, जबकि ममता सरकार का कहना है कि वह नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और एजेंसियां बेवजह फाइलों की मांग करके प्रशासनिक काम में बाधा डाल रही हैं। कई बार राज्य के राज्यपाल ने भी फाइलों और रिपोर्टों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच तनाव बढ़ गया। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ। आपको बता दें कि गुरुवार तड़के ईडी की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में एक साथ 2 जगहों पर छापेमारी शुरू की। पहली छापेमारी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई, जो सेंट्रल और साउथ कोलकाता के बीच स्थित है। दूसरी ईडी टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आईपैक के पुराने ऑफिस में छापा मारा। दरअसल आईपैक वही संगठन है जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सहयोगी रहा है और चुनावी रणनीति, नारे, उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाता रहा है। 2014, 2019 और 2021 के चुनाव में आईपैक की भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण रही। शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके पूरी तरह राजनीति में आने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाल के सालों में तृणमूल कांग्रेस और आईपैक के बीच करीबी तालमेल रहा और चुनावी रणनीति आईपैक की मदद से ही तय की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक
छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन अपने घर पर ही मौजूद थे। ये कार्रवाई सुबह से जारी थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद डाउन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंची। ममता बनर्जी वहां कुछ देर रुकी। जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये छापेमारी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों और अन्य अहम जानकारियों को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और इन फाइलों को चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ममता बनर्जी वहां से निकलकर सीधे सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस पहुंची। बताया गया कि वो ऑफिस में पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। ममता बनर्जी के अंदर जाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी बाहर आते दिखे, जिनके हाथ में फाइलें थी। इन फाइलों को उसी गाड़ी के पीछे रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री वहां पहुंची थी। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up police. Because he is the in charge of my party. So my hard disk. See. Phone. Hard disk. All they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये फाइलें ईडी के पास थी या नहीं और क्या छापेमारी के दौरान ही इन्हें वहां से लिया गया। वहीं ईडी ने बताया कि ये छापेमारी 6 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ की गई, जिसमें फर्जी सरकारी नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर, घोटालों समेत कई गंभीर मामले शामिल हैं। इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। ये मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। आने वाले समय में अदालती लड़ाइयों के साथ साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। जांच एजेंसियां अब उन डिजिटल साक्ष्यों की तलाश में हैं जो इन फाइलों के पीछे के सच को उजागर कर सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर केवल ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे उत्तर और मध्य भारत के मौसम चक्र को बदल देता है। जनवरी में हो रही ताजा बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बर्फीली हवाओं का क्या होता है असर? पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है तो वहां से गुजरने वाली हवाएं अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम दिशा से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती है। इन हवाओं को बर्फीली हवाएं कहा जाता है, जो मैदानी इलाकों के तापमान को अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा देती है। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं। मौसम के कड़े तेवरों के चलते इस समय कोल्ड वेव की तीव्रता अधिक है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ठंड का असर बना हुआ है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और बढ़ सकती है। फिलहाल ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शीतलहर के चलते तापमान लगातार नीचे बना हुआ है।
जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम चलने वाली सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। बहरहाल दिसंबर के बाद अब जनवरी माह में भी ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार की सुबह भी मौसम सर्द बना रहा और तेज ठंडी हवा के कारण लोग ठिठुरते नजर आए। ठंड इतनी प्रचंड है कि हाड़ कपा देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण खुले में निकलना मुश्किल हो गया, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के चलते बाजारों में भी रौनक कम दिखाई दे रही है। वहीं ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे सांस संबंधी रोगों का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य की समस्याएं व सावधानियां। अत्यधिक ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे बीपी बढ़ सकता है। दिल के मरीजों को सुबह जल्दी ठंडी हवा में टहलने से बचना चाहिए। सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है, इससे नारियल तेल या मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। ये एक मिथक है कि शराब शरीर को गर्म रखती है। वास्तव में ये शरीर के तापमान को कम करती है। ठंड से बचाव के लिए क्या करें? ठंड से बचने के लिए भारी कपड़े के बजाय कपड़ों की कई परतें पहनना अधिक प्रभावी होता है। शरीर से चिपका हुआ थर्मल या बॉडी वार्मर पहने जो पसीनों को सोख ले। ऊनी स्वेटर या फ्लीस पहने जो शरीर की गर्मी को रोक कर रखें। बाहर निकलते समय विंड प्रूफ या वाटर प्रूफ जैकेट पहने ताकि बर्फीली हवा अंदर न जा सके। शरीर की अधिकांश गर्मी सिर और पैरों से निकलती है, इसलिए ऊनी टोपी, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर पहने। शाम होते ही खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। पर्दों का इस्तेमाल करें ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर न आए। बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जलाकर कभी ना सोएं, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने का खतरा रहता है, जो जानलेवा हो सकता है। दोपहर के समय धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है और शरीर को प्राकृतिक गर्माहट मिलती है। ठंड में खान-पान और पोषण। ठंड में शरीर को अंदरूनी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। डाइट में गुड़, तिल, मूंगफली, अदरक, लहसुन और सूखे मेवे शामिल करें। गुनगुना पानी पीते रहें। हर्बल चाय, काढ़ा या हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। संतरा, अमरूद और आंवला जैसे फलों का सेवन करें ताकि सर्दी जुकाम से बचाव हो सके। 9 से 11 जनवरी तक बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बना डिप्रेशन अब तेज होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इसके कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। 9 से 11 जनवरी तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के ऊपर बना अवदाब व डीप डिप्रेशन में बदल गया है। अगले 36 घंटों में इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखा हिंद महासागर में बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और अब ये डीप डिप्रेशन में बदल गया है। बता दें कि 12 जनवरी से मौसम में फिर सुधार होने की कोई संभावना जताई गई है। दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा देखा जा रहा है। इसकी विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है, मतलब सामने का कुछ भी देखना मुश्किल हो गया है। ठंड शुरू होने के बाद अब घना कोहरा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अनुमान है कि कोहरे का यह सिलसिला अब जनवरी माह तक चलता रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में इस बार घने कोहरे के देर से होने की वजह वातावरण में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की कमी है। इसी विक्षोभ के कारण जाड़ों के मौसम में बारिश होती है और हवा में नमी बढ़ती है, जो घने कोहरे की बड़ी वजह होती है। कोहरा हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे जल बिंदुओं के समूह से मिलकर बनता है। ये मूलतः गैस होती है जो कंडेंशन की प्रक्रिया यानी भाप के पानी बनने की प्रक्रिया से गुजरती है। दरअसल पानी के छोटे कण हवा में तैरते नजर आते हैं। शहरों में यह स्थिति और खराब होती है, जहां धूल और धुएं के कण मिलकर पानी के इन कणों को और सांद्र यानी गाढ़ा बना देते हैं, जिससे बहुत करीब की चीजें भी धुंधली लगती हैं। जब दृश्यता 0 से 50 मीटर होती है तो उसमें बहुत घना कोहरा कहते हैं, जबकि 50 मीटर से 200 मीटर की दृश्यता की स्थिति को घना कोहरा कहा जाता है। 201 से 500 मीटर को मध्यम, जबकि 500 से 1000 मीटर की दृश्यता वाले कोहरे को सामान्य कोहरा कहते हैं। इस पर SK न्यूज़ इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में एक ऐसे विधेयक को अपनी सहमति दी है जिसमें भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक के भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्रावधान है। ये बिल है सेक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025। बताया जा रहा है कि एक द्विदलीय बिल है जिसे जल्द ही अमेरिकी संसद में वोटिंग के लिए लाया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखते हैं। क्या है अमेरिका का सेक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025? ट्रंप की रूस प्रतिबंध विधेयक 2025 को हरी झंडी। यह एक द्विदलीय बिल है जिसे जल्द ही अमेरिकी संसद में वोटिंग के लिए लाया जा रहा है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अलग थलग करना है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस से सस्ता कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदकर पुतिन की वॉर मशीन को फंडिंग दे रहे हैं। ट्रंप का आरोप, कुछ देश जो जानते हुए भी रूस से तेल, गैस या यूरेनियम
का व्यापार जारी रखे हैं। ऐसे देशों से अमेरिका में आने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर कम से कम 500% टैरिफ लगाया जा सकता है। क्या भारत पर 500% तक टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। खबरों के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। इस बिल का नाम सैंक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका। अमेरिका अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें से 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है। भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत भी चल रही है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनाल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। भारत ने रूस से तेल आयात कम किया। भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था। दिसंबर में घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे रहने का अनुमान है। नवंबर 21 से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। रूस ने डिस्काउंट देना कम किया। आपको बता दें कि भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने 20 से $25 प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया। तब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी। ऐसे में यह छूट भारत के लिए किफायती थी। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल हो गई है। रूस ने भी अपनी छूट घटाकर 1.5 से $2 प्रति बैरल कर दी है। इतनी कम रियायत में भारत को पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा है। ऊपर से रूस से तेल लाने में शिपिंग और बीमा खर्च भी ज्यादा बढ़ता है। इसी वजह से भारत अब दोबारा सऊदी, यूएई और अमेरिका जैसे स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर से तेल खरीद रहा है, क्योंकि अब कीमत में पहले जैसा बड़ा अंतर नहीं बचा। मोदी को लेकर ट्रंप के विरोधाभासी बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर कई बड़े और विरोधाभासी दावे कर रहे हैं। उनके बयानों में एक तरफ दोस्ती और सम्मान झलकता है, तो दूसरी तरफ व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर कड़ा रुख और दबाव भी दिखाई देता है। ट्रंप अक्सर ये दावा करते हैं कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके 24 घंटे के भीतर विवाद शांत हो गया। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा ऐसे किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया है। भारत के खिलाफ ट्रंप के बड़े झूठ। भारत, रूस और चीन को खो दिया हमने। भारत रूस के रिश्तों से अमेरिका चिंतित। भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी। मैंने 250% टैरिफ धमकी से भारत पाक युद्ध रोका। भारत अमेरिका पर सबसे बड़े टैरिफ लगाता है। भारत एग्रीड टू कट टैरिफ जैसे दावे। भारत को 20 से 25% शुल्क देना पड़ेगा। भारत को रूस के साथ तेल व्यापार छोड़ना चाहिए। टैरिफ की वजह से व्यापार समझौता नहीं हो रहा। 68 अपाचे हेलीकॉप्टर डील को लेकर बड़ा झूठा दावा। आपको बता दें कि भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि रूसी तेल की खरीद उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है और यह किसी दबाव में बंद नहीं होगी। साथ ही ट्रंप के मिलने के लिए गिड़गिड़ाने जैसे दावों पर भारतीय कूटनीतिक हलकों में इसे ट्रंप की अपनी बोलने की शैली के रूप में देखा जाता है। हालांकि भारत का जनमानस इसे उचित नहीं मान रहा। वहीं सैंक्शनिंग ऑफ रसिया एक्ट 2025
कि जहां तक बात की जाए तो एक प्रस्तावित विधेयक है जिसे ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। इसे कानून बनने के लिए अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना होगा। ये ट्रंप की एक दबाव की रणनीति भी हो सकती है ताकि वे भारत और चीन जैसे देशों को रूस से दूर कर सकें और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन पर दबाव बना सकें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।